नमस्कार दोस्तों, एशियन न्यूज की खास पेशकश संतुलन का समीकरण यानी कि बैलेंस इक्वेशन में आपका स्वागत है। दरअसल ये पूरा कंसेप्ट इस तरह का है कि हम किसी चीज़ को लेकर हमारे दो विचार हो सकते हैं, या हमको लगता है कि कोई भी ऐसे ही हमारे बीच में बहुत सारी होता है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, परिवहन हो, कई तरह के मामले होते हैं। उसमें हम कुछ चीज़ों पे सहमत होते हैं, किससे असहमत होते हैं। पर हमको लगता है कि ये चीज़ें जो हैं, इसमें इसका एक उजला पक्ष भी है और इसका एक स्याह पक्ष भी है। ये दोनों पक्षों पर हम संतुलन के समीकरण में बात करते हैं। तो आज जो सबसे ज़्यादा हम कहते हैं कि जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चलता, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम ये मानते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म होता है, ऐसा मिथक हमारे यहाँ है। और ये इस योनि में चूँकि मनुष्य बाकियों से अलग है, वो सामाजिक है, क्योंकि वो सब जगह रहता है। जब मनुष्य को समाज से अलग करना होता है तो उसको जेल में डाल देते हैं, और जेल में भी बाकी लोगों से अलग करना होता है तो काल कोठरी में, जहाँ उसको कोई ना मिले, तो ये सबसे बड़ी सज़ा उसको होती है। जब गांव में कोई बैठका होता है और कोई आदमी गांव के नियम कानून नहीं मानता तो समाज उसको बहिष्कृत करता है, हुक्का पानी उसका बंद करता है, यानी कि उसका जो सोशलाइजेशन है उसको खत्म करता है। पर अब एक नया समाज उदय हुआ है जो वर्चुअल समाज है। आप मेरा हुक्का पानी बंद कर दीजिए, मुझे कहीं से भी काट दीजिए, अगर मेरे पास मोबाइल है और नेटवर्क है तो मैं अपने कमरे में बैठ के, अंधेरे कमरे में बैठ के भी पूरी दुनिया से गुफ्तगू करता हूँ और जो चाहे करता हूँ। और मुझे लगता है कि मेरी ये दुनिया है। इसीलिए घर के भीतर घर हो गए हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने ही घर में, अपने ही कमरे में एक अंधेरा कमरा बना रखा है जहाँ पर वो सोशल मीडिया से जुड़े हैं। वास्तविक जीवन में किसी के 10 मित्र नहीं है, पर फेसबुक पे उसके 1000 मित्र हैं। जब ऐसा लगता है कि उसके मित्रों की संख्या हजारों में है, तो एक वर्चुअल दुनिया में हम लोग जी रहे हैं। और धीरे धीरे चूंकि जो सोशल मीडिया है वो मनोरंजन का एक बड़ा माध्यम हो गया है। हमने देखा कि एक युद्ध हो रहा था, खाड़ी का युद्ध, उसका CNN ने लाइव प्रसारण किया और हम लोगों ने उस युद्ध को भी क्रिकेट की तरह उसका मजा लिया। तो बहुत बार जो हमारी संवेदनाएं थी वो संवेदनाएं भी भोथरी हुई और हमको लगा कि हर चीज़ लाइव दिखती है। तो ये धीरे धीरे और उस पर लोगों के कमेंट्स आने लगे। अब आज की तारीख में सोशल मीडिया की अनदेखी कोई नहीं कर सकता। तो सवाल ये है कि इसका फायदा कौन उठाता है। तो जिसके पास पैसा है, पावर है, वो बहुत बार, और सत्ताएं इसका फायदा उठाती है। कई बार ऐसे मिथक और नैरेटिव गढ़े जाते हैं जो हकीकत में होते नहीं हैं, पर लोगों को लगता है कि ये सच है। और यही सोशल मीडिया कितना सोशल है, कितना अनसोशल है, इसकी बात करने के लिए हमने आज संतुलन का समीकरण जो है उस पर चर्चा रखी है। कुछ पॉइंट मैंने आपको अपने फ्लैप पे दिए थे कि सोशल मीडिया जहां कंटेंट से ज़्यादा पैकेजिंग को महत्व दिया जाता है। इस समय हम देखते हैं कि कौन कितना अच्छा पैकेजिंग करता है। सोशल मीडिया मास मार्केटिंग और मास केटरिंग की वह दुनिया है जहां पर पसंद और नापसंदगी का खूब ख्याल रखा जाता है। अगर आप लोग नेटफ्लिक्स पे या बाकी OTT प्लेटफॉर्म पे कुछ देखते होंगे तो थोड़ी देर बाद आपको सजेस्ट कर देता है कि 5 फिल्में ये, चूंकि आपने ये देखा था तो आप ये देखो। तो आप जिस तरह की चीज़ें करते हैं वो भी आपका ये ख्याल रखता है कि आपको क्या पसंद है, उसी तरह का ग्रुप आपका बनता जाता है। सोशल मीडिया में जो अच्छा वक्तव्य देने वाली कौशल कला है, उनको जो है उनकी भावनाओं से लोग उससे खेलते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि किसी की एक रील कोई आदमी की एक रील 20 लाख लोग देख लेते हैं। तो उसमें ऐसा कुछ भावनात्मक जुड़ाव होता है या कोई ऐसा होता है कि वो आपको कहीं जुड़ता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा लोगों को धर्म आकर्षित करता है, सेक्स आकर्षित करता है, राजनीति आकर्षित करती है। तो जो लोग इस पर काम करते हैं वो इसके खेल को जानते हैं कि हमको किस तरह से इसको आगे बढ़ाना है। इसके बाद एक इसका उजला पक्ष भी है कि जब सारी बड़ी पूंजियां मीडिया में घुस गई हैं और सारे बड़े संस्थान बड़े बड़े लोगों के कब्जे में हैं, तो सोशल मीडिया आपको एक वैकल्पिक प्रतिरोध के लिए जगह भी उपलब्ध कराता है। अगर आप किताब नहीं छपा सकते तो अपनी कविता सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। आपके मन में कोई ऐसी बात है जो आपको लगता है मुझे लिखना चाहिए, तो आप लिख सकते हैं, आप लोगों से शेयर कर सकते हैं। ये सोशल मीडिया आपको एक वैकल्पिक प्लेटफॉर्म देता है। उसके भी बहुत सारी गाइडलाइन अब धीरे धीरे बन रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में इस पर जो न्यूज़ दिखा रहे हैं कई देशों में, अब सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे न्यूज़ को बैन किया गया है कि आप इसमें कुकरी शो करो, मनोरंजन करो, हंसी मजाक करो, पर आप इसमें पॉलिटिकल चीज़ें नहीं डालोगे, क्योंकि अगर वहाँ की सत्ता को इससे परेशानी हो रही है तो वो कोई ना कोई नियम से आपको
घेरेगी। तो ये सूचना तंत्र जो है, जो डिजिटल मीडिया के रूप में इतनी भयानक शक्ति बन गया है कि अब इससे जो है किसी भी देश को बच पाना या नियंत्रण करना मुश्किल है। जबकि सारी सत्ताएं ये कोशिश करती हैं, पहले भी करती थी, कि अकबर इलाहाबादी का एक शेर था कि खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, अगर तोप मुकाबिल है तो अखबार निकालो। तो ये उस समय भी कहा गया था कि आप अखबार निकालें, क्योंकि उस समय अखबार एक माध्यम था। पर ये माध्यम जो है, हम ये देखते हैं कि जो आईटी की हम बात करते हैं कि पिछले 30-35 सालों में ये जो आईटी 1975 से आईटी शब्द चलन में आया, और इसने जिस तरह से, इसकी व्याख्या के लिए मैं पढ़ रहा था कि 98,000 इसके व्याख्यात्मक पद हैं और 2 लाख से ज़्यादा परिभाषा हैं। तो इसको इस तरह से नहीं किया जा सकता। कुछ के इलेक्ट्रॉनिक जुड़ाव के लिए उत्प्रेरक का काम किया, उत्पादन के तरीकों को भी इसने बदल दिया है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बिना पूंजी लगाए भी व्यवसाय करने के लिए, हम ये देखते हैं कि अभी घर बैठे बहुत सारी चीज़ों की सप्लाई होती है। पहले हमको दुकान खोलना पड़ता था, हमको बहुत सारी, या अब लोग इधर से उधर केवल जो है ऑर्डर लेते हैं और किसी कंपनी का सामान आप तक पहुंचा देते हैं। तो इसने बहुत सारी चीज़ों को बदला है, पर इसने बहुत सारे नरेटिव भी गढ़ा है, बहुत सारे मिथक भी गढ़ा है। और एक शब्द इधर के दिनों में बहुत चलन में आया है जिसका नाम है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, कि जिसमें लोगों को लगता है कि यहाँ पर जो ज्ञान है वो ज्ञान ले लेके लोग पूरे समाज में, कॉलोनी के ग्रुप से लेकर परिवार के ग्रुप तक में लोग बहुत सारी आधी अधूरी जानकारी को सच मानकर लोग बहस करते हैं। हमने इसका सबसे बड़ा उदाहरण कोरोना काल में देखा कि कोरोना में ये फैलाया गया कि एक तबलीगी जमात थी जिसको ये कहा गया कि उसके वजह से कोरोना फैल रहा है, और उनके लोगों को जान बचानी पड़ी, छुपना पड़ा। उनके साथ एक अपराधियों की तरह ट्रीटमेंट हो रहा था, वो मारे मारे यहाँ वहाँ फिर रहे थे। बाद में ये समझ में आया कि कोरोना दरअसल किसी एक आदमी से नहीं फैल रहा है, कोरोना का वायरस जो है वो उसके कई कारण हैं। पर तब तक, जब तक ये बात खुलती, तब तक उस समाज का क्या हश्र हुआ। और लोगों ने, अगर मुझे लगता है कि अगर उस समय कोरोना की वजह से लोग घर में बंद नहीं होते तो इस सदी का सबसे बड़ा दंगा जो है उस समय हो सकता था, क्योंकि इस तरह का नरेटिव गढ़ा गया था कि ये एक समाज है जो देश में वायरस फैला रहा है। तो सोशल मीडिया, हम ये देखते हैं कि कहीं पर कुछ भी नहीं होता है और थोड़े देर में इतना, उस पर कोई रोक नहीं सकता। हमारे छत्तीसगढ़ को, जिसमें कभी दंगे फसाद जैसी कोई बात नहीं होती थी, पर सोशल मीडिया के चलते कहीं की एक छोटी घटना है उसको एक बड़ा रूप दिया। और आजकल लोगों ने इसको एक मजाक भी बना लिया है कि कुछ, कई लोगों की धार्मिक भावना जो है उसको भड़काने का काम भी सोशल मीडिया पे होता है। बहुत सारों की व्यक्तिगत छवि जो है उसको भी नष्ट करने का काम होता है। अभी नई नई टेक्नोलॉजी के जरिए जो हम देख रहे हैं कि डीप फेक के जरिए जो है, वो डीप टेक्नोलॉजी के जरिए किसी भी स्त्री का पूरा शरीर बदल दिया जाता है और ऐसा लगता है कि वही बोल रहा है। आवाज़ें भी आने लगी है। अब तो आपका फ़ोन आता है तो अभी हमारे साथ मोनाली गुहा बताएंगी कि वो हूबहू आपकी आवाज़ में लगता है और वो पैसे भी निकाल लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें तकनीक के साथ आई हैं। तो ये कितना सोशल है, कितना अनसोशल है, और हमारे अपने अनुभव के संसार इसको क्या कहता है, हम इस पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले, चूँकि मैं मोनाली गुहा से ही बात करूँगा, वो साइबर क्राइम के क्षेत्र में बहुत लंबे अरसे से काम कर रही हैं और उनके पास बहुत सारे प्रकरण आते हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है या उपयोग हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मोनाली जो हैं वो आप अपनी बात रखें। लगता है कि वो सोशल मीडिया को रीड कर रहे हैं या वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। वास्तव में अभी समय ये है कि सोशल मीडिया आपको इस्तेमाल कर रहा होता है। जब आप किसी भी एक सोशल मीडिया साइट पर जाते हैं, आप उसको स्क्रॉल करते हैं, आपको लगता है कि आप कंटेंट पढ़ रहे हैं, बट उस समय पे वो सोशल मीडिया आपको पढ़ रहा होता है। आपका बिहेवियर स्टडी करता है, आपके इंटरेस्ट को वो स्टडी करता है और उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा कहीं ना कहीं बाहर जाता है और उन हाथों में जाता है जो उसका कहीं ना कहीं मार्केट प्लेस पर इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए, सोशल मीडिया शुरू किस वे में हुआ था कि लोग आपस में कनेक्ट होंगे। अब वो सोशल मीडिया एक बाजार भी बन गया है जहाँ पे आप सामान खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं। वही सोशल मीडिया क्रिमिनल प्लेटफॉर्म भी बन गया है कि आज लोग डरते हैं कि हम उस पे जाएं या ना जाएं। पहले लोग अपनी अचीवमेंट शेयर करते थे, अब लोग डरते हैं कि अपनी तस्वीरें अगर अपलोड करेंगे तो वायरल ना हो जाए। डीप फेक के बाद से तो अब ऐसा हो गया है कि लोग ट्रस्ट ही नहीं करते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ पर आप देखिएगा आने वाले 5 सालों में लोग डरेंगे कि हम सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट अब रखें भी या ना रखें,
जिनके साथ में अपराध होता है, हम कई हज़ारों केसेस पे काम कर चुके हैं। एक हैकोफोबिया नाम का एक डर है जो लोगों के मन में बस चुका है, जिनके साथ में स्पेशली अपराध हो चुके हैं। वो इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि वो सोशल मीडिया पे रहना ही नहीं चाहते, कोई ऑनलाइन पेमेंट तक नहीं करना चाहते हैं। इवन समटाइम्स वो अपने जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उन सबको भी बाहर कर देते हैं, नॉर्मल जो कीपैड के फीचर फ़ोन होते हैं वो उस पर स्विच हो रहे हैं। इतना ज़्यादा डर बढ़ चुका है कि लोग उस तकनीक से खुद को दूर करना चाह रहे हैं। और सबसे ज़्यादा कमी यहाँ पर सुरक्षा की ट्रेनिंग की है, ज़रूरत है लोगों को ट्रेनिंग की। ऐसा नहीं है कि अगर कोई तकनीक आ गई है और उसमें अगर अपराध बढ़ रहे हैं तो हम उसका इस्तेमाल करना बंद कर दें। ज़रूरी ये है कि सुरक्षा उपायों के साथ इनका इस्तेमाल किया जाए और पहचानना सीखें। अभी लोग ज़्यादातर जो परेशान हैं वो फेक न्यूज़ से परेशान हैं। इसके अलावा लोग परेशान हैं कि हम अपराधियों को कैसे पहचानें, जबकि इसके भी अपने कुछ तरीके हैं। मैं एक स्टडी का डेटा शेयर करना चाहूँगी। हमें से हर किसी एक व्यक्ति का जो सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म है, आप पाएंगे उसमें कहीं ना कोई फेक अकाउंट ज़रूर एडेड है। आप चाहे बात करें इंस्टाग्राम की, चाहे बात करें फेसबुक की। और लापरवाही इसमें कहीं ना कहीं यूज़र की ही होती है, क्योंकि यूजुअली लोग अभी का जो ट्रेंड है म्यूचुअल फ्रेंड देख के ऐड कर लेते हैं, तस्वीरें और जानकारियाँ देख के ऐड कर लेते हैं। बट डेफिनेटली वहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो केवल आपकी एक तरह से रेकी करने के लिए आते हैं, स्टॉकिंग करने के लिए आते हैं, आपका डेटा निकालने के लिए आते हैं, ताकि बाद में उससे कोई फेक कंटेंट क्रिएट किया जा सके, बाद में उसके बेसिस पे कोई क्राइम किया जा सके। तो छोटी छोटी लापरवाहियों को यदि अगर यूज़र अपने लेवल पे कंट्रोल कर ले तो बहुत हद तक इन चीज़ों से हम खुद भी बचे रह सकते हैं। इसके अलावा एक जो पॉइंट मैं कहना चाहूँगी, सुरक्षा के मुद्दे पर ही बोलूँगी। ज़रूरी है कि लोग अपना ट्रस्ट बहुत सोच समझ के किसी को सौंपें। साइबर क्राइम में स्पेशली मैंने ये देखा है कि जब तक व्यक्ति जो विक्टिम है अगर वो खुद ट्रस्ट करके आगे ना बढ़े तो उसके साथ अपराध होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। तो लोगों को अब कहीं ना कहीं अविश्वास करना भी सीखना होगा सोशल मीडिया पर, ताकि वो सुरक्षित रह सकें। लोग एक्शन नहीं लेते हैं, शिकायतें नहीं करते हैं, जबकि थाने अवेलेबल हैं, साइबर सेल हैं, ऑनलाइन कंप्लेंट के पोर्टल्स हैं, संचार साथी है, साइबर क्राइम पोर्टल है, 1930 की सर्विसेज हैं, बहुत कुछ है। लेकिन ज़रूरत है कि हम किस वे में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा पॉइंट सर मैं साझा करना चाहूँगी, जो मैंने शुरुआत में ही कहा था कि सोशल मीडिया आपको पढ़ता है। ये बिहेवियरल स्टडी करते हैं एआई के माध्यम से और भी बहुत सारी मशीन लर्निंग टूल्स के माध्यम से कि आपका अगला कदम क्या होगा उनको पता होता है। अब आप सोचिए कि आपके सामने अगर कोई माइंड रीडर बैठ जाए तो लोग थोड़ा झिझकेंगे कि दोबारा हम इनके सामने ना आ पाएँ, लेकिन सोशल मीडिया इज़ अ माइंड रीडर। वो आपके दिमाग को पढ़ रहा है, उसको पता है कि आपका अगला एक्शन क्या है। न सिर्फ वो आपके दिमाग को पढ़ता है बल्कि आपके आसपास क्या चल रहा है उसको वो भी पता होता है। माइक्रोफोन की जो सर्विसेज हैं, लोकेशन की जो सर्विसेज है, वो सब कुछ बता रही हैं आपके बारे में कि आप कहाँ हैं, कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, आपके आसपास क्या बातें चल रही हैं, उनको भी सुन के उस हिसाब से आप तक कंटेंट पहुँचाया जाता है। कंप्लीटली वल्नरेबल। और ये आपके थॉट प्रोसेस को चेंज कर देता है। आप जैसा सुनते हैं वैसा आप बनते हैं। और कहीं ना कहीं अगर मेरे पास इस तरह के भी सर कुछ केसेस आए हैं कि लोग डरने लग गए हैं कि कुछ गड़बड़ है, कोई हैक कर रहा है या ऐसा कुछ, जबकि वो केवल आप ही के सर्च कंटेंट के कारण वैसा रिजल्ट आपको दिखाया जाता है। लोगों को कहीं ना कहीं कुछ साइकिक प्रॉब्लम्स होने लग गई हैं। एक तरह का कंटेंट देख देख कर उनको डर लगने लग गया है कि वो हैक हो गए हैं या कोई उन पर नज़र रख रहा है, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। और जिन पर नज़र रखी जा रही है वो बहुत लापरवाही में रह रहे हैं कि ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब हर जगह पे उल्टा कंसेप्ट चल रहा है। सुरक्षित तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो अपने लेवल पर अपनी सुरक्षा नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा ऐसी वीक सिचुएशन में है जहाँ कभी भी उस पर कोई भी अटैक किया जा सकता है। स्पेशली पासवर्ड रिलेटेड अगर मैं कहूँ तो मेरा खुद का ही अनुभव है। लोग अक्सर आकर कहते हैं कि 10 साल से अपना पासवर्ड चेंज नहीं किया, 12 साल से पुराना पासवर्ड चल रहा है, वही पासवर्ड हर जगह, इवन एटीएम की पिन तक चेंज नहीं करते हैं, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तो कोई बात ही क्या करेगा। तो बहुत गहरे लेवल पे यूज़र्स लापरवाही कर रहे हैं। और उस स्थिति में जब आप सोशल मीडिया पे आ गए हैं, वो भी तब जब अपराधियों का एक ट्रेंड बहुत ऊपर जा चुका है ऑलरेडी, और सुरक्षा के मामले में आज भी जनरल पब्लिक उतनी ही लापरवाही बरत रही है, तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर इससे पहले कि कोई ड्रास्टिक ऐसी चीज़ें हों, ज़रूरत है कि लोग अवेयर हों, सीखना शुरू करें, ट्रेनिंग लेना शुरू करें, और एटलीस्ट जिन प्लेटफॉर्म पर वो हैं उनकी सुरक्षा आना उस व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी है। तो हमें सीखना चाहिए। और अगर अभी कभी कभी कुछ ऐसा होता है तो रिपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। लोग झिझकते हैं, शिकायत नहीं करते हैं। और स्पेशली डिफेमेशन को लेकर अक्सर महिलाओं की बदनामी को लेकर बात सामने आती है, या जैसे वीडियो कॉल स्कैम हो गया, या जैसे कि अभी सर ने बताया डीफेक वगैरह के लिए लोग बदनामी से डरते हैं, जबकि पुलिस और सुरक्षा एजेंसीज ये सब कहीं ना कहीं आप ही की सुरक्षा के लिए हैं। अपराधियों ने ये बातें बाहर फैला कर रखी है कि जांच नहीं होती है, ये लोग पकड़े नहीं जाते, और लोग मान लेते हैं, जबकि ये लोग निश्चित तौर पर पकड़े जाते हैं। आप शिकायत तो कीजिए आगे।
तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करें। और आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, कितनी बुरी हैबिट लगभग सभी देशों में सबको लग चुकी है कि अगर आप 5 मिनट भी फ्री होते हैं तो आपका पहला ध्यान जाता है मोबाइल के नोटिफिकेशन पर। अब वो नोटिफिकेशन वहाँ हो या ना हो, आप एक बार क्लिक करके अपना मोबाइल ओपन करके ज़रूर देखते हैं कि कुछ आया क्या। जैसे घर में फ्रिज होता है, लोग फ्रिज ओपन करके देखते हैं, बंद कर देते हैं, नो रीज़न, उनको भी नहीं पता होता कि फ्रिज खोला क्यों था। सिमिलरली ये सेम हैबिट अब मोबाइल के साथ हो चुकी है और ये बहुत गलत चीज़ है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अब धीरे धीरे चल के एडिक्शन में कन्वर्ट हो गई है। और एक एंजाइटी चेक, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, आप सब कीजिएगा अपने साथ में। 15 मिनट के लिए अपना फ़ोन आप खुद से दूर रख कर देखिएगा, आपको लगेगा कि समथिंग इज़ मिसिंग, कुछ खाली है, समथिंग इज़ मिसिंग जैसी अगर फीलिंग आपको आ रही है तो आप समझ के चलिए कि आपको भी कहीं ना कहीं इसका एडिक्शन हो चुका है। और सेम होता है एप्लीकेशंस को लेकर, ऐप्स को लेकर। अगर आपको ये टेस्ट करना है कि किस ऐप से आपका ज़्यादा एडिक्शन है तो आप अपने फ़ोन पर भी उसका स्क्रीन टाइम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये देखिए कि कौन सा ऐप ना यूज़ करें तो आपको कुछ ना कुछ मिसिंग सा लग रहा है। ये बहुत सी ऐसी छोटी छोटी प्रैक्टिस हैं जिसको करके आप खुद को स्टडी कर सकते हैं और उन चीज़ों से खुद को रोक सकते हैं। बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं, एंटीवायरस हैं, आपके फ़ोन पे सेटिंग्स होती हैं जिनके थ्रू आप अपना डिवाइस कंट्रोल कर सकते हैं कि वो डिवाइस आपको कंट्रोल ना करने लगे। तो अपना स्क्रीन टाइम सेट करें, ऐप्स को चलाने के लिए स्क्रीन टाइम सेट करें, डेटा लिमिट डेली की सेट करें, एंटीवायरस का ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि कल को अगर आपके ऊपर कोई अटैक होता है तो कम से कम एक टेक्निकल वेक्टर आपकी सुरक्षा के लिए वहाँ पर ज़रूर रहे। जी, तो बहुत अच्छी जानकारी मोनाली ने दी और बहुत सारी सतर्कता की ज़रूरत है। जब तकनीक कोई चीज़ आती है तो तकनीक का आप इस्तेमाल करते हैं कि तकनीक आपका इस्तेमाल कर रही है। ये अब एआई के खतरे भी, अब नए तरह से बातचीत होने लगी कि एआई के खतरे भी किस तरह हमारे समाज में आने वाले दिनों में क्या होगा। मोटे तौर से दुनिया भर में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की तादाद करीब 5 अरब है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मैसेंजर जैसे सोशल मीडिया पे करीब 3.5 अरब लोग सक्रिय हैं, जो औसतन हर रोज 1 घंटा 20 मिनट इस तरह 19 दिन प्रतिवर्ष इस पे बिता रहे हैं। फेसबुक का उपयोग करने वालों में भारत में 34 करोड़ अकाउंट्स के साथ दुनिया में सबसे नंबर 1 पर है। अमेरिका 20 करोड़ की संख्या में काफ़ी पीछे है, दूसरे नंबर पे है। और ये है कि भारत में 98.5 जो है फेसबुक उपयोगकर्ता जो है मोबाइल का उपयोग करते हैं, क्योंकि वो मोबाइल पर ही फेसबुक देखते हैं। तो सूचना का प्रवाह जो है आपके हाथ में 24 घंटे रहता है और इसी के जरिए हम टीवी चैनल पे काम करते हैं। हम देख रहे हैं कि अभी कोई भी चैनल ये दावा नहीं करता कि उसको लगातार कोई देख रहा है। पूरे चैनल आप धीरे धीरे वो मोबाइल पे शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है कि वो जानते हैं कि आदमी अपना मोबाइल चेक करता है, टीवी के स्क्रीन के सामने नहीं बैठता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ सारा दबाव हम पे ये रहता है कि जो भी खबर चलती है उसकी क्लिपिंग कितने जल्दी काट कर अपने संवाददाताओं को दें और वो अपने ग्रुप में उसको वायरल करें। तो इससे एक नए तरह का भी खतरा जो है एक मीडिया को ये भी हो गया है कि मेरे एक मित्र अभी मुझे उस पिछले कुछ दिनों पहले मुझसे कहने लगे, चूँकि मैं अखबार का भी संपादक हूँ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप अखबार पे फोकस कीजिए, आप ये जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया छोड़ दीजिए। तो मैंने कहा कि क्यों, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? कहने लगे देखो, अखबार सब नहीं निकाल सकते, अखबार निकालने की प्रक्रिया बहुत कठिन है, उसके लिए प्रिंट करना होगा, उसके लिए पूरी मशक्कत है। पर ये जो आपका चैनल है ना, कोई भी आदमी कभी भी खोल लेता है। यूट्यूब चैनल तो अपने घर में बैठ के 10 मिनट में खोल लेता है। तो बोला जिस काम को कोई भी खोल लेता है तो इसकी एक तो उसकी गंभीरता खत्म हो रही है, उसकी विश्वसनीयता खत्म हो रही है, और उसमें जो पूंजी का खेल था, आप कितना ही तामझाम लगा लें, कितना ही स्टूडियो बना लें, पर आपने यदि अपनी खबर चला के अगर उसको वायरल नहीं किया तो आपकी खबर जो है वो कोई बहुत मायने नहीं रखती है। तो ये इसके अपने खतरे भी हैं और इसके अपने बहुत सारे जो जिन पे हम बात करेंगे। तो हमारे साथ सोमेश पांडे जी हैं, जो प्रदेश जो भाजपा है उसके प्रदेश सोशल मीडिया के संयोजक हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस पर, एक राजनीतिक दल इसको किस तरह से देखता है और नई टेक्निक को किस तरह से इसका उपयोग करता है। जी, संतुलन और का समीकरण, बैलेंस, लाइफ हर समय बैलेंस की बात होती है। चाहे किसी भी चीज़ में हम वी नीड बैलेंस, वी हैव बीन, जब हम रहते हैं कहीं पे भी, तो जब तक कि संतुलन नहीं रहता है तो व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है। तो संतुलन आवश्यक है। जैसे कि पता है कि हमारी जो पूरी व्यवस्थाएं हैं वो बदलती रहती है, अलग अलग। पहले प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, उसके बाद अब नया ये देख रहे हैं हम, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म्स आज इम्पॉर्टेंट हो गया है। और जिस तरह व्यवस्था बदलती है तो उसमें कई सारी चीज़ें आती है कि उन व्यवस्थाओं, उन सारी मीडियम से
बैलेंस रहना चाहिए। कई कई बातें यहाँ उठी है, बिल्कुल सही है। प्रायोरिटी में अगर कोई नया प्लेटफॉर्म आ रहा है तो उस प्लेटफॉर्म में प्रोज और कॉन्स दोनों होंगे। वो प्रोज और कॉन्स को हमको समझना है और कैसे उसको यूटिलाइज करना है। इसके लिए सभी लोगों को काम करना पड़ेगा, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे हम समाज के लोग हो, चाहे अन्य जो उस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज़ और मिसयूज़ हो सकता है, लेकिन हम उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं ये मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रिंट मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया, सबकी अपनी मायने हैं, सब कहीं ना कहीं स्टैंडिंग है। सोशल मीडिया आज इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत सारे पॉइंट बहुत लोगों ने यहाँ कहा है कि सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इजी टू एक्सेस है। सबसे बड़ी बात है इजी टू एक्सेस। आज एक मोबाइल, एक ज़माना था जब हमारे पास वो कीबोर्ड वाले फ़ोन्स होते थे, आज सबके पास डिजिटल फ़ोन्स है और एंड्रॉयड फ़ोन्स है, एप्पल फ़ोन्स है। तो उसमें क्या है कि इजी टू एक्सेस है। जब हमारे हाथ में सब कुछ है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको कैसे मैक्सिमम उपयोग कर सके। इसको कैसे हम बेहतर उपयोग करें, ये हमारा मेन ध्यान होना चाहिए। ये बात सही है, कई जगह फेक नैरेटिव्स, कई जगह उसका मिसयूज़ होता है। अब ये इसके लिए गवर्नमेंट भी पॉलिसीज़ बना रही है, क्योंकि कई सारी अब आईटी पॉलिसी है। अगर कोई गलत करता है, कोई उसका मिसयूज़ करता है, तो उसके लिए आईटी पॉलिसी भी है और इसको बेहतर किया जा रहा है। हमारे जो आईटी मिनिस्टर है, उन्होंने राजीव चंद्रशेखर जी ने, उसने एक बहुत अच्छी आईटी पॉलिसी लाई है और इसको हम बेहतर करते चलेंगे। कोई चीज़ एक बार में खड़ा नहीं होता है, नए नए चीज़ें आते हैं। बिटकॉइंस आया, बिटकॉइंस की बात आई तो हमने देखा उसमें भी बहुत बड़ा मिसयूज़ हुआ। लेकिन जब नई चीज़ें आती है तो उसको हम कैसे प्रॉपर यूटिलाइज कर सके और गवर्नमेंट उस पर एक प्रॉपर पॉलिसी बनाएगी तो वो बेहतर तरीके से चलेगा। हम एज अ यूज़र हम क्या कर सकते हैं? किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए हम उसको पहले कोई भी प्लेटफॉर्म होता है उसका मिसयूज़ हो सकता है, तो हम उसको पहले देखें, जो बताया गया यहाँ पे, कि क्या वो सही है या नहीं। क्योंकि हम सभी में एक विवेक है, हम विवेक का अपना उपयोग करें। हमने देखा पहले जो पूरे वो थे, तो उसमें जो पूरी इंटरनेट जो चलती है वो पहले अनसिक्योर्ड नेटवर्क था पहले। अब HTTPS आया तो उसमें सिक्योर्ड नेटवर्क आया। वरना आप तो यहाँ हम दो लोगों के बीच कन्वर्जन हो रहा है, उसमें से भी अगर डेटा चुरा सकते थे। लेकिन जब उसको सिक्योर बनाया गया, तो अलग अलग लेयर्स उसमें जोड़ी गई सिक्योरिटी की, तो उससे कहीं ना कहीं सिक्योरिटी बनी। आज जो बैंक जो यूज़ करती है, जो बात कर रहे हैं, बैंक में बहुत कुछ सिक्योर्ड हो चुका है। हम अगर बैंकिंग करते हैं तो अगर हम बैंक और हमारे बीच में कोई हमारे डेटा को ऐसे मिसयूज़ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर हम अपना पिन स्वयं दे रहे हैं किसी को, तो ये बात है कि कैसे हम उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो ये है कि इसका एजुकेशन भी होना चाहिए। इसके लिए हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। एजुकेशन सिर्फ तो गवर्नमेंट भी रहेगी, हम सामाजिक लोग भी रहेंगे, हमारे यूथ भी है, यूथ लोग, क्योंकि आगे चल के यूथ ही यूज़ करेगा इसको, और टेक्नोलॉजी इज़ फॉर यूथ, और कैसे उसको फास्टर कर सकते हैं। तो हम ये सारे मुद्दों को लेके वर्क करते हैं। एज पॉलिटिकल पार्ट में, पॉलिटिक्स में भी सोशल मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम पहले जो होता था कि एक चीज़ों को पहुंचाने में, लोगों तक पहुंचने के लिए, आज लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, हम देखते हैं एक व्यक्ति हर जगह नहीं पहुंच सकता। पूरे लोकसभा बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, किंतु वो व्यक्ति अपनी बातों को पहुंचाने के लिए, अपनी चीज़ों को बताने के लिए और अपनी एक जुड़ाव, जनता के साथ एक जुड़ाव करने के लिए इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। तो ये उसके लिए टेक्निक का हम कैसे अच्छा उपयोग करके हम जनता से जुड़ाव कर सके। कई बार हमको उनकी भी बातें मिलती है, जनता भी कई सारी बातें बताते हैं जो कहीं ना कहीं हमारा संकल्प पत्र, बीजेपी का संकल्प पत्र बना, उसमें भी हमने नमो ऐप में हमने बहुत सारे मंगवाए और युवाओं ने काफ़ी, इतने करोड़ हमारे पास उसमें सजेशन आए और उन सजेशंस को मैक्सिमाइज करके, उसका यूज़ करके एक अच्छा संकल्प पत्र बना पाए। तो इस प्रकार हम कैसे पॉलिटिकल वे में भी उसको यूज़ कर सकते हैं और अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं और लोगों की बातें अपने तक ला सकते हैं। तो ये टू वे कम्युनिकेशन का है। और किसी भी मीडियम में गलतियां होती है, मिसयूज़ होने का डर होता है, उसके लिए हमारी जो गवर्नेंस है वो देखेगी। हमारी इंस्टीट्यूशन जैसे पुलिस है और अन्य एजेंसीज है वो इसके लिए ध्यान रखती है। और इसको और जो बात आई है कि हाँ, एक जो फाइनेंशियल इश्यूज़ में बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है, उसको एजुकेटिव करके, लोगों को एजुकेट करके और लोगों को सही प्रकार से वो बता के उसको रोका जा सकता है। तो बेसिकली ये विषय है कि हम कैसे किसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, और अगर हम सब मिल के इसको एजुकेट करके अच्छे से यूज़ करेंगे तो इसका हम बेनिफिट जरूर उठा सकते हैं। तो यही बात मैं रखना चाहता हूँ। जी, तो बहुत आपने कहा। इस बीच में
आप लोगों ने एक विज्ञापन की एक लाइन थी, दरअसल जो क्रिएटिव लोग होते हैं जब वो कोई लाइन लिखते हैं तो लोग उसको पता नहीं उस तरह से नहीं समझते। जब एक लाइन आई थी कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो लोगों की समझ में नहीं आया था कि कौन सी दुनिया मुट्ठी में करने की बात कर रहे हैं। पर अब जब आपके हाथ में मोबाइल है तो मोबाइल के जरिए ये किया जा रहा है कि वो सारी चीज़ें जो आप बैंक से लेकर कुछ भी करना चाहते हैं, अपनी हेल्थ का आपने कितना चले, आपने कितनी सांस ली, मौसम का क्या अभी है माहौल, पूरे दुनिया को आप मुट्ठी में करते हैं। तो एक मोबाइल जब आया था तो कहा कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो एक ये हुआ। फिर एक नया तरह का शब्द उच्चारित हुआ, जामताड़ा, जैसे देखने मिले कि ये साइबर क्राइम के जरिए कैसे कोई एक गांव जो है वो किस तरह से ये क्राइम में फंसता है, ये भी हमने देखा। ये अभी आप जो बात कह रहे थे कि अभी डेटा चुरा नहीं रहे हैं लोग, डेटा बेच रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो आपका डेटा बेच रही हैं और डेटे को लेकर बहुत तरह की बात हुई है। ये इस माध्यम में आत्मछल की भरपूर संभावना है, जिसमें पढ़कर कोई नकल की गिलानी से भी मुक्त हो सकता है। इसमें कई बार जो है कई तरह के छल हैं और इसमें कई तरह के प्रपंच हैं, जिसको बहुत देर तक लोग कहते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि सूचना इस दौर का सबसे बड़ा हथियार है, तो उसमें गलत सूचनाएं भी शामिल होती हैं। सूचनाएं हमेशा सही होंगी। इस दौर में सूचनाएं हम पर लगभग हमला कर रही हैं। ये सूचना समर, मैं इसको सूचना समर का समय कहता हूं कि हम पर हमला कर रही हैं। हमारे संवेदन तंत्र की समूची जमीन पर उसने कब्जा कर लिया है। वे संदर्भ, विचार, संवेदना सबको बेदखल कर रही हैं। यह सूचना हमें संदर्भ से ही नहीं, हमारी स्मृतियों से भी काट रही हैं। दरअसल बहुत पहले मैंने एक कविता लिखी थी और वो कविता थी कि ये स्मृतियों के क्षरण का समय है। तो जो स्मृतियों के क्षरण का, मुझे याद है कि मैं जब छोटा था तो मुझसे आस पड़ोस में जब टेलीफोन होते थे तो कोई नंबर पूछता था तो याद रहता था कि जबलपुर में भैया के घर का नंबर क्या है, रायपुर में इसका नंबर क्या है, गिरीश के घर का नंबर क्या है। पर अभी मुझसे कोई पूछता है तो मैं सीधे मोबाइल पे जाता हूँ। अब मैंने पूरा ये हो गया कि मुझे नंबर भी याद नहीं है। और ये स्मृतियों के क्षरण का समय है और हम हर स्मृति को इसमें ढूंढते हैं। और फेसबुक को कई बार इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि जो फोटो हम भूल चुके थे वो फोटो अचानक से प्रकट होती है और हमको लगता है अच्छा। तो ये भी इस तरह का समय है तो जिसमें बहुत तरह की पॉजिटिविटी भी है और नेगेटिविटी भी है। मैं राजेंद्र निगम जी से चाहूँगा कि वो इस पर अपनी बात रखें। एशियन न्यूज़ को आज इस विषय पर चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संतुलन का समीकरण में जो आज सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जहाँ पे सोशल मीडिया हमको बहुत सारे जगह हमको इजी वे पे पहुँचा देता है, तो कहीं ना कहीं इसका जो मिसयूज़ हो रहा है, मिसयूज़ इस सेंस से कि आदमी अपनी एक भड़ास निकालने के लिए भी सोशल मीडिया का उपयोग कर रहा है। अनर्गल बातें भी हम सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, जो हम नहीं चाहते वो भी हम उसमें पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक शासन को इस पे एक नियम बनाने की आवश्यकता है और जैसा कि सर ने बताया कि उस पर काम चल रहा है। तो जहाँ पे अगर कोई नियंत्रण नहीं होगा तो उसका मिसयूज़ होता है। मैडम ने जैसा भी बताया एआई का जिक्र किया, अभी एआई जो है आने वाले समय का एक बहुत अच्छा है, लेकिन उसका जो मिसयूज़ होने वाला है वो आज के समय में आपकी आवाज़ में ही आपको मैसेज आएगा और आपको पता नहीं लगेगा कि वो सही व्यक्ति है कि नहीं है। जो आज जो एआई पे जो काम कर रहे हैं उन लोगों ने अभी से सतर्क करना शुरू कर दिया है कि अगर मैं आपसे पैसे मांगूं फ़ोन करके तो आप मेरे को एक कोड जनरेट कर लीजिए और मेरे को कंफर्म कर लीजिए कि वो मैं ही बोल रही हूँ या कोई XYZ कोई बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको एक सुरक्षित जो है ना एक पैमाना तय करना पड़ेगा ताकि हम उनके किसी भी जाल में ना फंस पाएँ। और आज की स्थिति में जितने भी बैंक फ्रॉड्स हो रहे हैं, कहीं ना कहीं डेटा चोरी हो रही है। डेटा का जो सर ने बताया कि जैसे जो डेटा बेचा जा रहा है, अब चोरी वाली बात ख़त्म हो गई, अब तो डेटा बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बैंक फ्रॉड हो रहे हैं उसमें भी हमको जो अपना पासवर्ड है, OTP है, वो सारे चीज़ जो है हमको अपने पास में संकलित करके रखना है। और कहीं ना कहीं
हर जगह हमको जो सतर्कता की आवश्यकता होती है, आज हम गाड़ी चलाते हैं, हम सीट बेल्ट बांध के चलाते हैं, कहीं न कहीं अपनी सुरक्षा को लेके चलते हैं। जस्ट लाइक के सोशल मीडिया भी वही है कि हम अपनी सुरक्षा लेके चलेंगे तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद जी। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे बीच में, तो हम इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। मैं कुछ आपको चीज़ों के साथ साझा भी करता जा रहा हूँ कि वैश्विक सूचना तंत्र पर निर्भर एक नया समाज अब बन रहा है। सूचना के उत्पादन, विनिमय और उपभोग के इर्द गिर्द संगठित इस नए वैश्विक समाज को ज्ञानाश्री समाज, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी कहा गया है। यहाँ सूचना ही ज्ञान के रूप में विराजमान है। मतलब ये लगता है कि जो सूचना है वही दरअसल ज्ञान है, और आदमी समझता है कि मेरे को बहुत सारा ज्ञान मिल गया है, और जो सुबह सुबह उसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिल ही जाता है, और उसमें ये भी लिखा होता है कि ये वेद पुराणों का ज्ञान है, इसको आप हल्के में ना लें। मतलब कई बार ये सोचता है कि अपन ने वेद पुराण, लोग समझते हैं कि नई पीढ़ी इसको पढ़ी नहीं होगी, तो वेद पुराण का ज्ञान इसको कहा जाता है। तो ये भी मुझे लगता है कि कई बार जो है समकालीन समाज में सूचनाओं तक सामान्य नागरिक की पहुंच बढ़ी है, इस कारण वह आत्माभिव्यक्ति से अधिक सक्षम हुआ है, क्योंकि उसको बहुत सारे विषयों के बारे में मालूम है। नई प्रौद्योगिकी के जरिए उसे राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक दायरों में बेहतर भागीदारी का मौका भी मिला है। पहले उसके पास ये दिक्कत होती थी। हम सोचते हैं, जब हम भगत सिंह को पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि एक आदमी जेल में बंद था तो उसको किताबें कितने मुश्किल से मिलती होगी, विवेकानंद कितने मुश्किल से किताब पढ़ते होंगे। उस समय सूचना क्रांति नहीं थी, हमारे हाथ में मोबाइल नहीं था। पर अभी हमारे घर में 6-7 साल का बच्चा भी जो है वो मोबाइल के जरिए, छोटे से छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल है और वो कई तरह के गेम देख रहा है, और उसको बहुत सारी चीज़ों की एक्सेस मालूम है और उससे खुश होता है। माता पिता भी सोचते हैं कि चलो हमको भी टाइम मिल गया, सामने टीवी लगा देंगे या उसके हाथ में एक लैपटॉप दे देंगे, पैड दे देंगे, और वो बच्चा उससे खेलता रहता है। और उस बाजार ये जान गया है कि हर आदमी की व्यस्तता क्या है और वो क्या देखना चाहता है। इस तरह से वो चीज़ें डिजाइन होती हैं और वो उस तरह से आपको परोसी जाती हैं। तो हम इस पर और आगे बात करेंगे। तो हमारे साथ में जो हैं इस पूरे कुछ यूथ भी जुड़े हैं। तो मैं कार्तिक नेताम जो हैं, युवा जो संस्था है, पीएससी के स्टूडेंट भी हैं। तो चलो भाई, आप लोग किस तरह से इस्तेमाल करते हो इसका? सर अब एक एडिक्शन ही हो गया है सर सोशल मीडिया। और आपने जो बताया अभी, जो फ़ोन नंबर याद नहीं है मुझे, कम से कम अब बस 5-10 ही नंबर याद है, 5-10 लोग के। और जब मेरे कांटेक्ट में 500 लोग की लिस्ट है, तो ये कहीं ना कहीं आप जो हमारी जो मेमोरी है, वो चीज़ें जो हमको याद रखनी चाहिए वो चीज़ याद नहीं है। और जो पढ़ रहे हैं उसमें भी हम डाटा बहुत ज़्यादा हो जा रहा है हमारे पास, बट हमको उतनी डाटा ना लेके जो छोटा डाटा लेके उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। डाटा बहुत सारे सूचनाएं मिल जाती हैं मगर वो कहीं याद नहीं रहती। अब दिन में बहुत सारे जैसे स्क्रॉलिंग करते हैं रील्स, हम 100 रील्स देख लिए, उसमें भी कहीं स्टोरी भी नहीं पता कि क्या है, 1-2 ही जो रहते हैं जो वो होते हैं। और कहीं ना कहीं सर फेक न्यूज़ ये रहता है कि हम उसमें नहीं जा पाते कि अंदर है क्या, रियलिटी क्या है। जो दिख रहा है वही एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं सर ये एक मिस इन्फॉर्मेशन भी होता है, और हमारे जो मेंटली वो कहीं ना कहीं आगे जाके हमारे थॉट्स को वो कर सकता, बदलता है सर। चलिए, अभी हमारे साथ और भी लोग हैं, हम एक एक करके अपने और बाकी साथियों के पास चलते हैं। तो हमारे साथ अजय प्रजापति जी हैं। देखो, मैं अपनी ही बात करूंगा। सोशल मीडिया आज की डेट में ऐसा है कि मैं भी कॉलेज लेवल में काम किया और फिर छात्र नीति भी किए हम लोग। तो अभी मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य संगठन का अध्यक्ष भी हूँ। तो क्या रहता है सोशल मीडिया में, मैं जैसे एक बार लाइव आता हूँ तो 5,000 10,000 ऐसे आते हैं। और जो छत्तीसगढ़ प्रदेश में जितने ज़िले हैं, जैसे हम कुछ भी स्ट्राइक करते कुछ करते तो हज़ारों लोग आ जाते हैं अगले दिन। तो एक अच्छा अपने को एक वो मिलता है। और दूसरी बात ये है कि सोशल मीडिया क्या है, एक प्रकार से कंटिन्यू जो यूज़ करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो नए यूज़ कर रहे हैं, उनको कोई भी जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले तो इसमें जानकारी ही बचाव है। आजकल जानकारी ही बचाव, क्योंकि साइबर साइकेट्रिक डिसऑर्डर एक साइबर साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। साइबर साइकेट्रिक डिसऑर्डर में ये होता है कि जैसे अपन कंटिन्यू अगर यूज़ कर रहे हैं मोबाइल को, तो लगता है अपना अरे घंटी बज रही है क्या, अरे वो, तो उसमें क्या साइबर साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो जाता है। तो हम लोग जैसे कैंपेन भी लेते हैं, मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, डॉक्टर अजय त्रिपाठी, और हम लोग क्या साइबर साइकेट्रिक डिसऑर्डर उसके लिए वो भी करते हैं कैंपेन भी। तो इसमें एक तो साइबर साइकेट्रिक एक हो गया
क्राइम, साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम में क्या आता है कि कई बार क्या रहता है, जैसे मेरे में लिंक आया और मैं तुरंत टच कर दिया, और टच करने के बाद में आपके डायरेक्ट अकाउंट नंबर से लिंक, जैसे बताए कि आपका डाटा पहले से ये आपका सब चीज़ जानता है कि आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। आप जो अपना जो जितना भी फिलअप करते हैं नोटिफिकेशन में, नोटिस में आता है, नाम फिल करते हैं, आप मोबाइल नंबर भी डालते होंगे, जितना भी ऐप आप लोग डाउनलोड किए हैं, एड्रेस भी डालते हैं, जैसे जोमेटो हो गया, जितने भी ऐप चल रहे हैं अपन घर का एड्रेस तक डालते हैं, तो ऐसे वो हैक कर लेते हैं। तो उसका हमारा ये लोग गलत उपयोग करते हैं जो अन्य है। तो अपने को सबसे पहले साइबर जो क्राइम है, क्राइम में एक वो हो गया, और एक आपको बताना चाहूँगा, आप भी थी, मैं सूरजपुर में पोस्टिंग था मेरा, वहाँ पे भी क्या रहता है, कई बार अपने पास में कॉल आता है कि आपका लॉटरी में ये फंसा हुआ है, जैसे अमिताभ बच्चन वाला, आपको लॉटरी में ये फंसा है, आप भेजिए। तो ये मेरे पास बहुत बार आया है। तो इसमें भी अपन लिंक में गए, आप पहले इतना रुपए भेजिए तब आपके पास आएगा। एक मेरे फ्रेंड के पास आया, सत्य साई हॉस्पिटल में है, आपका 12 लाख का गाड़ी फंसा हुआ है, आपका ये लिंक आया, आप पहले इतना पेमेंट डालिए। वो डालते गया 1,20,000 डाल दिया वो पेमेंट, उसकी गाड़ी नहीं आई। मैं 3 साल पहले मैं कार्रवाई के लिए सिविल लाइन थाने में साइबर का जो ऊपर में फर्स्ट फ्लोर में वहाँ किया, आज तक उसका निदान नहीं हुआ, आज तक निदान नहीं हुआ उसका। मैं यहाँ बैठा हूँ चैनल के माध्यम से, जो भी है मैं हकीकत, और मेरे पास में पूरा प्रमाण है, आज भी मैं प्रमाण दे सकता हूँ, आज तक कोई निदान नहीं हुआ उसका। तीसरी बात साइबर क्राइम में, तीसरी बात यह है कि आपके पास में आप जो अपने मोबाइल नंबर डालते हैं, आप अपना फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप में मोबाइल नंबर अपन मेंशन करते हैं उसमें, तो मोबाइल नंबर मेंशन करने का उसका प्रभाव और दुष्प्रभाव दोनों है उसका। देखिए उसका क्या रहता है कि जैसे उसमें बहुत सारी साइट चलती है, जैसे पोर्न साइट चलती है, और भी बहुत सारी साइट को सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है। लेकिन फिर भी ऐसे लोग हैं जो बैठ के पैसा कमाना चाहते हैं। जैसे हम सर ने बताया कि ऐसे लोग इसके इतने आदी हो गए कि घर में बैठ के जिसके मतलब कहीं जाना नहीं चाहते, यही दुनिया है सब उसकी। तो इस टाइप का है, इसमें साइबर क्राइम इतना वो हो गया, जो मोबाइल नंबर डालते हैं उसमें अपन कॉल आएगा, ऐसा देखेंगे तो उसमें पूरा ओपन आपको वो करके दिखेगा, और आपकी वीडियो बना के आपको फिर यूट्यूब में डाल के आपको ब्लैकमेल किया जाएगा, और आप इतने प्रताड़ित हो जाओगे, जो मैं साइबर साइकेट्रिक डिसऑर्डर बोल रहा हूँ, आप आत्महत्या कर लोगे। ये आत्महत्या का भी सबसे बड़ा कारण है, परिवार तोड़ने का कारण है। आज मेरी भी शादी हुई है, आज मैं भी घर परिवार वाला हूँ, लेकिन ये घर परिवार को तोड़ देता है। मान लो आप दूसरे का मैसेज आया और आपके में देख लिया, अरे ये किसका मैसेज आया है। आजकल बाहरी लोगों का भी मैसेज आता है कि भैया मैं आपको एक जगह रोकता हूँ। दरअसल अभी जो लोग जो नए आप जैसे लोग या जो भी लोग मर रहे हैं ना, वो अपने मरने के पहले जो वसीयत लिखते हैं ना, तो उस वसीयत में ये भी लिख रहे हैं कि मेरे साथ मेरे मोबाइल को भी जला दिया जाए। देखिए मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, मैं पीजी स्पेशलिस्ट भी हूँ। मैं रांची हॉस्पिटल जो रांची रिम पास है, वहाँ पे 2 महीना रहा हूँ, ड्यूटी किया हूँ, वहाँ देखा हूँ साइबर साइकेट्रिक मतलब साइकेट्रिक पेशेंट कैसे रहते हैं। अभी मैं नशा मुक्ति केंद्र जाता हूँ, पेशेंट को देखने जाता हूँ, अभी आया हूँ, वहाँ ऐसे ऐसे साइकेट्रिक वो हैं, वो तो खैर नशा वाले हैं, पूरे ऐसे ऐसे वो गए हैं कि कोई काम के नहीं है, वो कोई काम के नहीं है। सब ये क्या हो रहा है, ये क्या है, मतलब इतना बुरी स्थिति हो गई है। और आपको बताना चाहूँगा छत्तीसगढ़ प्रदेश में देखिए नशा मुक्ति केंद्र इतने खुल गए, आप अगर डाटा निकाल लेंगे तो 50 नशा मुक्ति केंद्र मिल जाएंगे। ये क्यों बढ़ रहे हैं बताइए। साइबर क्राइम के भी अभी छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा भी लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, और हम भी लगातार जागरूकता अभियान में सहयोग कर रहे हैं अपनी तरफ से। मैं भी मेरा भी इसमें चलता है इंस्टाग्राम में, एक बार आता हूँ तो 50-50 लाख लोग देखते हैं मेरे वीडियो को, 50-50 लाख 10-10 लाख लोग। तो हमारा क्या है जागरूकता, तो हम इतना जागरूकता मतलब देश धर्म राजनीति सब चीज़ में हम जागरूक करने का, समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। ये आप अच्छा यूज़ करोगे तो आपके लिए अच्छा है, अगर बुरा यूज़ करोगे तो आपके लिए बुरा है। बट आदत ना बनाए इसको अपनी। और एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि जागरूकता ही बचाव है। आपको अगर आता नहीं है, आपको अगर कुछ पता नहीं है, तो आप लिंक या कुछ भी ओपन ना करें। ये सबसे बड़ी आपको
सतर्क रहना है। और इसी के साथ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपने अच्छी बात की। अब मैं आपको एक बात, आप कह रहे थे ना कि मीडिया के सामने कह रहा हूँ, देखो अभी हमने पिछले साल एक रिपोर्ट लिखाई, हमने वो रिपोर्ट ऐसे लिखाई, हमने एक स्टोरी की। अभी क्या होता है कि आपको जैसे मोबाइल पे फ़ोन आता है तो उसमें लड़की फ़ोन करेगी आपको, और अभी बहुत केस हुए हैं रायपुर में ना, बहुत रजिस्टर्ड हुए, पूरे छत्तीसगढ़ में लोग पकड़ाए भी हैं। तो उसमें लड़की फ़ोन करेगी, फिर वो आपसे 2-3 बार बहुत मधुर बातचीत करेगी। अब आपको वो पूछेगी कि आप अकेले कब हैं, फिर वो हाँ, अरे मैं तो भैया मैं तो उसमें पूरी स्टोरी कराया हूँ ना, मैं तुमको बता रहा हूँ। उसके बाद जो है वो पूछेगी कि फिर वो अपने कपड़े उतारेगी और आपसे कहेगी कि आप भी अपने कपड़े उतारो। ठीक, अगर आप इस खेल को नहीं समझे तो आप फंस जाते हैं। तो बहुत सारे लोग छत्तीसगढ़ के या पूरे देश के लोग इसमें फंसे। फिर हमने एक स्टोरी की इस पे, और हमने तो उसके बाद का सुनो, इसका पूरा एक गैंग है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे क्या होता है कि आजकल लोग, पहले होता था कि नेकी कर दरिया में डाल, तो अभी पूरा नेकी कर फेसबुक में डाल, व्हाट्सएप में डाल, जो भी कर रहे हैं। कई महिलाएं हमारे, चूंकि हम तो थिएटर वेटर कला साहित्य सबसे जुड़े, तो बहुत सारे लोग सुबह सुबह 8-10 फोटो डालती हैं, मैं कैसी दिख रही हूँ। तो भाई अब मैं क्या कहूँ, तुम अच्छी दिख रही हो कि नहीं दिख रही हो। अच्छा, आप ये भी नहीं कह सकती तुम खराब दिख रही हो। भाई आदमी ये उम्मीद से डालता है ना कि मैं अच्छी दिख रही हूँ ना, तो आप हाँ लोग लग जाते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या है, इस पर भी खेल कर रहे हैं और बहुत तरह का खेल हो रहा है। अभी मैं जैसे बात कर रहा था कि एक बड़ा फेमस शेर है कि घर से दूर है मस्जिद, चलो यूं कर ले किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। अब ये थॉट बदल गया है, बच्चा रो रहा है ना, उसको मोबाइल पकड़ाया जाए, और बच्चा भी मोबाइल पकड़ के जो है तो ये वो बच्चा मोबाइल पकड़ के खेलने लगता है। आप बहुत सारे अपने आजू बाजू देखोगे, बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं कि अरे बच्चा जिद कर काहे के लिए, वो मोबाइल दो उसको। तो माँ का मोबाइल जो है अक्सर बच्चे के हाथ में आपको दिखेगा, फिर वो अचानक से आएगा, आप उसने आपने फ़ोन किया, अरे नहीं भाई साहब वो बच्चा खेल रहा था दबा दिया होगा। ये भी रोज़ ये इस तरह का, क्योंकि बच्चे को वो लोग मोबाइल दे रहे हैं। क्योंकि सरकार भी इस खेल को समझ गई है, कोई सरकार हो वो भी स्टूडेंट को मोबाइल बांट रही है, वो फ्री नेटवर्क बांट रही है। तेली बांधा के वहाँ पे लोग, तो आपको पता है कि नहीं, वो जो गड्ढा खोद के लोग मोबाइल छुपाते हैं वहाँ, क्यों छुपाते हैं? क्योंकि उनको डाउनलोड वहाँ वो वाईफाई फ्री था ना, तो मुझे यूथ ने ही बताया कि अपने को 1 पिक्चर 2 पिक्चर डाउनलोड करना है, तो अब वहाँ उतने देर बैठ के तो डाउनलोड नहीं करेंगे, तो उन्होंने एक जगह तय कर ली, वहाँ पे जाके अपना मोबाइल और लगा दिया, तो वो फ्री का डाटा मिल रहा था। तो मगर फ्री की जो चीज़ है ना, वो बाद में आप पे कहर बरपा करती है। हम ये समझ रहे हैं कि जो हम जिसको मुफ्त समझ रहे हैं, जो मोनाली जी अभी कह रही थी कि आप सोच रहे हैं कि आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, दरअसल वो आपका इस्तेमाल कर रही है। तो हम फिर अपने यूथ साथियों के पास चलेंगे। तो मनीष नेताम जो हैं, हम मनीष से बात करेंगे। मनीष जो भी है, जैसे भाई ने बोला ना, यार देखो तुम्हारे 50 लाख लोग तक अगर मेरा वीडियो नहीं गया है तो मैं तुम्हारा केस खोल दूंगा। ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाओ जाओ। किसी दिन अपन नशा मुक्ति पे भी करेंगे। ये जो विषय है ना, किसी दिन संतुलन के समीकरण में, ये बहुत सीरियस बात आप जो कह रहे हो। अभी ना मैं पिछले दिनों विदिशा गया, मैं मध्य प्रदेश में भी इस तरह चौपाल लगा रहा था, तो मैं विदिशा गया। तो विदिशा में जब हम इसी तरह का बहुत डिबेट कर रहे थे, तो वहाँ पे किसी ने कहा, एक महिला खड़ी हुई, उसने कहा कि साहब ये शराब दुकानें बंद होनी चाहिए। तो किसी दूसरे ने कहा कि देखिए सरकार जो है आहता बना रही है अब तो एक डॉक्टर खड़ा हुआ, उसने कहा साहब शराब वराब दुकान तो रहने दीजिए, आप ये जो सूखा नशा है ना हमारे शहर में, पूरा यूथ उसकी गिरफ्त में है, सिरप से लेके गांजे से लेके। और बोला हमारे विदिशा में सोशल मीडिया का क्या है, आज के डेट में जो रूप है उसका स्वरूप जो बदलते जा रहे हैं। पहले आप देखेंगे कि लोग, अब आज़ादी के समय ही देख लें तो पहले प्रिंट मीडिया होती थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस समय नहीं था। लेकिन ये भी क्या है, तो है इससे हम लोग को सूचनाएं प्राप्त होती हैं। अगर लोग एक छोटा अगर समझना है अगर उसको सरलता से, तो ये है कि हम लोग उसे सूचना प्राप्त करते हैं। लेकिन जब पहले ये नहीं था तो क्या हम लोग को सूचना नहीं मिलती थी। अब क्या हो गया, उसका सोशल, जैसे ही इसका स्वरूप चेंज हुआ सूचना प्रदान करने की, लेकिन उसकी जो भूमिका उस समय थी और अभी जो भूमिका है उसमें बहुत परिवर्तन आ गए हैं। जैसे कि पहले पत्र पत्रिकाएं जब छपती थी आज़ादी के समय में, तो हम लोग को उसमें जो भाषा का प्रयोग किया जाता था, तो उसमें अधिकतर ये देखने को मिलता था कि उसमें देश प्रेम
मैंने उससे रिलेटेड शब्द का प्रयोग अधिकांश लोग करते थे, तो उससे लोग प्रभावित होते कि हाँ हमें आज़ादी के लिए लड़ना है। एक माध्यम था, लेकिन वो एक सही मकसद के लिए था, एक सही एक मिशन के रूप में था। लेकिन आज जो इसका स्वरूप जो बदला है, मैंने प्रिंट मीडिया से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, उसमें हमको ये देखने मिलता है कि अगर इसको लोकतंत्र का आधार या चौथा स्तंभ हम कहते हैं, तो ये क्या करता है कि लोगों को सक्रिय बनाने के साथ ये एक समाज का आज एक चेहरा बन गया है सोशल मीडिया। यदि आज हम देखेंगे कि अगर कोई पहले लोगों के पास जैसे फ़ोन नहीं हुआ करते थे, तो उतना पास उनके मंच नहीं था, अपने बातों को सरलता से आप व्यक्त नहीं कर पाते थे। आज के डेट में क्या है, आप एक छोटा सा रील बनाइए, वीडियो बनाइए, आपको अपनी बात कहनी है, या सरकार का आजकल लोग जैसे कि विद्यार्थी, आपने देखा होगा जैसे हमारे ही राज्य में जैसे विरोध प्रदर्शन करना रहता था, तो हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी मित्र मंडली या दोस्त को, हाँ चलो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करना है, तो हम लोग उसी के हिसाब से समय और स्थान हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से निश्चित करते हैं। और जैसे कि सर ने बताया कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, तो ये क्या है, कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं और कुछ चीज़ें बुरी भी हैं। जैसे हाल ही में जो विद्यार्थियों के किया गया था, वो था एक विरोध प्रदर्शन था बेरोजगारी के खिलाफ। लेकिन जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जहाँ से स्टार्टिंग हुआ था, तो वहाँ पर देखिए जो समय स्थान नियत किया गया था, उसमें देशद्रोही नारे, इस तरह की चीज़ें देखने को मिली। तो ये क्या है, वो अब ये व्यक्ति के सोचने का नज़रिया के ऊपर है कि, और ये वो किस प्रकार से यूज़ करता है, ये उस पर डिपेंड करता है। जैसे कुछ इसको सरकार को अपनी बात पहुंचाने के रूप में, विरोध के रूप में प्रदर्शित करने के लिए, और कुछ इसको देश को तोड़ने के रूप में इसका प्रयोग अधिकांश रूप में आजकल यही चलन में है। और जैसे कि फ्रॉड के रूप में सर ने बताया कि आजकल जो महिला कॉल करती है एकदम सुरीली आवाज़ में, जैसा भी बातचीत करती है ना, तो उसमें क्या होता है कि उनके अंदर की दबी इच्छा, जैसे कि हम लोग स्क्रॉल चीज़ बार बार करते हैं, तो उनकी रीडिंग है कि सबसे ज़्यादा देखते हैं किस कंटेंट को देखा गया है, और उसके अनुसार उसका डिमांड होता है। अब वो लोग फंसाने वाले लोग यही करते हैं कि जिस चीज़ को डिमांड है, अब मान लीजिए उसने पॉर्न साइट को ज़्यादा एक्सेस किया, तो अधिकतर अभी जैसे सर ने बताया, उसका सबसे मैंने आपका कंट्रोल कैसे करते हैं। मोस्ट ऑफ द जो घटना घटी है सर मित्र के साथ, तो उसमें ऐसा था कि उसको फेसबुक से फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था, फिर उसने व्हाट्सएप जैसे नंबर एक्सचेंज किए थोड़े देर में, अब वो थोड़ा सा कुछ गलतियां हो गई, और फिर धमका, हाँ हाँ, अब लुभा गया, अब जैसे भी दिए, फिर वो थोड़ा जो भी गलती हो गई उससे, तो उसने बोला कि फिर 2 कॉल आया सर कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, फिर एक और मैसेज, फिर और एक कॉल है कि मैं यूट्यूब से बाकायदा उसका जो व्हाट्सएप डीपी भी चलता था, उसमें भी यूट्यूब का ही कुछ लगे रहता था, मुझे बताने के लिए। तो उसके माध्यम से वो फिर थोड़ा कंटेंट किया, मैं बोला ये सब फेक है, उतना डरने का आवश्यकता नहीं है। अगर अब हर कोई जैसे कि नाम खराब होगा, मैं जाऊँगा, फैलने का डर होता है। अब हो गई गलती, तो मैं बोला कि उसको कुछ नहीं करना, रिप्लाई मत देना, ज़्यादा हुआ तो मैं खुद चल जाऊंगा साइबर सेल, मैं वहाँ कंप्लेन कर दूंगा। बोलो थोड़ा चमका के बोलना, ताकि उसको भी लगे कि हाँ बंदा डरता नहीं है। क्या होता है कि सर ये ऐसे ही केस हुआ है पुणे में, 4,500 वो बच्चा दे दिया, अब उसके पास देने के लिए पैसे हैं नहीं, अब खुद माँ बाप पे डिपेंडेंट है, तो बच्चा रिक्वेस्ट करते करते थक गया और सुसाइड कर ली। ज़्यादा एज नहीं है सर उसकी। और आजकल तो इसका भी है कि सोशल मीडिया के जैसे कि ऐड इतना बार दिखा देते हैं कि आदमी उसको एक बार क्लिक कर ही लेते हैं। और जैसे गेम्स, जैसे ऑनलाइन गेम्स का अगर उसका बहुआयामी हम लोग क्षेत्र देख सकते हैं, जैसे कि दोस्ती अकेलापन है, चलो फ्रेंड कर लिखते हैं, अब वहीं से बढ़ते गए। कई लोग ऐसे भी हुए हैं, शुरू में ऐसा होता था फेसबुक मित्र लोग से मिलने के लिए घर के सामान बेच के चल दे, ये देखने को मिलता है सर अधिकतर। और उसके बाद और देखा जाए, अभी जैसे सर बताया कि डिफेक्ट टेक्नोलॉजी के बारे में, अब इसमें क्या है, आपका वीडियो वॉइस, इसके माध्यम से लोगों को बेवकूफ़ बनाने का सबसे जरिया माना जा रहा है। और जैसे कि इंस्टाग्राम में भी आदमी बस लालच दिखाते हैं, जैसे कि 1-2 कंटेंट जो क्रिप्टो करेंसी को लेके है सर, कि आप इतना दोगे, इतना पैसा लगाओगे, हम लोग आपको इतना पैसा कर देंगे। अब वो लोग जो स्क्रीनशॉट बनाते हैं सर, वो ऐसा रहता है कि वो फेक होते हैं, जनरली फेक। हम लोग से इतने उनके खुद के यूज़र्स होते हैं, जो लोग बार बार उस पेमेंट को भेजते जाते हैं एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हुए। जैसे कि हमारे ग्रुप हैं, तो मैंने आपको ट्रांसफ़र किया, आपने उसको ट्रांसफ़र किया, उसी का स्क्रीनशॉट भेज के ग्रुप में डाल दिया। अब हुआ ये, सामने वाले को विश्वास हो गया। जनरली ये लोग टेलीग्राम में ऐड करवा देते सर, तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ तो हाइड होती है नंबर, आप पकड़ नहीं सकते।
अब उसमें चले गया, अब ये विश्वास हो गया, मैंने उसने विश्वास दिला दिया, इतना लोग को पेमेंट हो रहा है तो मेरे को क्यों नहीं होगा। अब उसी चक्कर में एक पेमेंट जाता है, फिर जाते जाते गोल। सतर्कता बहुत जरूरी नहीं सर, जैसे ऐसा है कि हाँ नहीं सर, लेकिन ऐसा है कि जैसे कोई भी चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसका दोनों चीज़ जानना जरूरी है। आप इसको 1165 जो टाटा प्ले है, जियो है और तमाम हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर देख सकते हैं। हम आपको इसका लिंक भी देते हैं और आपने जो कुछ कहा है उसकी क्लिपिंग भी हम आपको देते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप इसको ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि बहुत सारी बातें जो आपने यहाँ सुनी हैं वो बातें सब बहुत लोगों के काम की हैं और बहुत लोगों को जानकारी देती है। तो आप लोग इस चर्चा में शामिल हुए, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।